हेलो व्यूअर्स। इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये ऑन डिमांड वीडियो है जिसमें कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX का जो स्टॉक एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले ही बता देता हूँ, मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और मैंने बहुत जो हाई प्राइस लेवल्स थे उन पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। अब ये स्टॉक जो है पिछले 2 महीने में काफ़ी नीचे गिरा है। मतलब इसका अगर आप देखोगे तो अराउंड 60-70% ये करेक्ट हो चुका है। तो क्या रीज़न्स थे, क्या मेरा एनालिसिस था, और ये एक मैं कहूँगा ऐसा एनालिसिस था जो मेरे लिए भी डिसीजन मेकिंग इसकी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि नॉर्मली आप जल्दी से डिसीजन ले लेते हो। अगर आपको किसी चीज़ में पॉजिटिव फैक्टर ज़्यादा मिलते हैं या नेगेटिव ज़्यादा मिलते हैं तो आपका डिसीजन जल्दी बन जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसके लिए पूरा स्टडी करना पड़ता है कि फ्यूचर में इसमें इस कंपनी के साथ क्या हो सकता है, इस सेक्टर के साथ क्या हो सकता है। तो मैं पूरा अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। अगेन, मैं अपनी पोजीशन बता चुका हूँ एडवांस में, और यहाँ कोई मेरी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ना मैं आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, ना बेचने के लिए बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना जो एनालिसिस है शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं समझ है कि किस तरह से पावर सेक्टर काम करता है, किस तरह से IEX काम क्या करती है कंपनी, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे। तो सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे, पूरे से इसको समझेंगे। बट किसी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन मेरी नहीं है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि कंपनी को इतना आसानी से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो रहेगा। अगर आपको सिंपली फंडामेंटल्स यानी कि उसकी बैलेंस शीट, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करना है तो आप लेटर हाफ ऑफ द वीडियो में आगे स्क्रॉल कर सकते हो। शुरू में मैं कंपनी की जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो उसका बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में बताऊंगा। पूरा समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि फिर आप इसके लिए एक बिल्कुल सेंसिबली डिसीजन ले पाओगे। मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद आप इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ जाओगे। तो प्रोसीड करते हैं। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है, पहले इसका एक जल्दी से बिजनेस मॉडल समझते हैं कि ये एक्चुअली करता क्या है। तो हम सब घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। जब कंपनीज़ हैं उनकी बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। पावर कंजम्पशन जो है वो हर चीज़ में है, इंडस्ट्रीज़ में है, एग्रीकल्चर में है, हर जगह पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पुराने ज़माने में जब ये एक्सचेंज नहीं होती थी तो पावर कैसे खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि इंडिया में जो पावर ट्रांसमिशन है उसके लिए एक ग्रिड है, विच इज़ अ यूनिफाइड ग्रिड। यूनिफाइड ग्रिड का मतलब है कि वो एक सिंगल ग्रिड है। यानी आप एक स्टेट में सपोज़ कीजिए कि आप कर्नाटका में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को किसी और स्टेट में पहुँचाया जा सकता है आराम से, राइट? ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कर्नाटका में बनाई जा रही है, यानी पावर प्लांट जो कर्नाटका में लगा है, वो वहीं के वहीं कंज़्यूम करनी पड़े। आप उस इलेक्ट्रिसिटी को बाहर बेच सकते हो, और अगर आपको कम पड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी तो आप बाहर से खरीद सकते हो। तो इंडिया में ये पूरा जो पावर ट्रांसमिशन है ये आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए आप देखोगे पूरी कंट्री में जो पावर की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्स है। जो AC या DC फॉर्मेट होता है, अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट, हम AC फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो ये सारा स्टैंडर्डाइज क्यों किया गया है? ताकि कहीं भी पावर जनरेट हो और उसको कहीं ट्रांसमिट करके कंज्यूम करना हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो पूरा हमारा पावर सेक्टर है उसमें मेन प्लेयर्स कौन से होते हैं जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या कोई भी एक्सचेंज इन जनरल हो जो पावर एक्सचेंज है उसके साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि आपको पावर अगर, यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको ट्रेड करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो इनको हम कह देते हैं कि पावर या इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर्स हो सकते हैं। अब इसका अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप ले लो टाटा पावर, राइट, या आप ले लो अदानी पावर। तो ये कंपनीज क्या कर रही हैं, इनके पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, ये पावर जनरेट करते हैं। अब ये मैं बता देता हूँ, जनरेटर्स जो हैं वो प्राइवेट हो सकते हैं, वो पब्लिक सेक्टर में हो सकते हैं। दोनों तरह से जो कंपनीज हैं वो पावर जनरेट करती हैं। NTPC का नाम लोगे तो वो पब्लिक सेक्टर में आ जाएगी। इसी तरह से जो पावर जनरेशन है कंपनीज की वो डिफरेंट तरीके की हो सकती है। कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना सकता है,
कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल प्लांट से जनरेट कर सकता है, कोयला जला के। कोई जो है इलेक्ट्रिसिटी वो सोलर पैनल्स या विंड पावर से जनरेट कर सकता है। तो यानी जनरेटर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट प्लेयर्स भी हैं, छोटे बड़े सब लोग जो पावर जनरेट करते हैं उनको हम पावर जनरेटर्स की कैटेगरी में लेंगे। इसमें कैप्टिव प्लांट्स भी आते हैं। कैप्टिव प्लांट्स का मतलब, सपोज कीजिए किसी कंपनी ने, कोई पेट्रोलियम कंपनी है, उन्होंने अपनी रिफाइनरी में एक कैप्टिव पावर प्लांट लगा रखा है। यानी उनकी रिफाइनरी में समझ लीजिए कि 15-20 छोटे छोटे प्लांट्स हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कोई पेट्रोल बना रहा है, कोई प्लांट डीजल बना रहा है, कोई प्लांट जो है वो एलपीजी बना रहा है। तो इस तरह से आपकी एक अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं, इन सबकी पावर रिक्वायरमेंट है। अब उन्होंने क्या करा हुआ है, अपना एक कैप्टिव पावर प्लांट, यानी अपनी रिफाइनरी के अंदर ही उन्होंने एक पावर प्लांट लगा रखा है। अब वो पावर प्लांट का प्राइमरी पर्पस क्या है कि ये जो अंदर छोटे 18-20 प्लांट्स लगे हैं इनको पावर प्रोवाइड करे, ताकि आप बाहर से बिजली ना खरीदो। ये सस्ता भी पड़ता है और ज़्यादा रिलायबल भी रहता है। अब सपोज करो कि ये इन इन छोटे प्लांट्स में से जो 17-18 प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स का अगले 3 महीने तक मेंटेनेंस चलना है, अगले 3 महीने हमने ऑपरेशनल नहीं रहना है। तो जो ये मेन आपका बिजली का प्लांट है ये खाली पड़ा रहेगा। और इतने बड़े बिजली के प्लांट को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, उसमें लॉसेस भी होते हैं क्योंकि आपकी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो कुछ कंपनीज जो हैं, इवन जो कैप्टिव पावर प्लांट बनाती है ना, जो उन्होंने अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए लगाया होता है, पर जब उनकी इंटरनल डिमांड नहीं होती है, जैसे कोई प्लांट्स बंद हैं या मेंटेनेंस चल रहा है, तो वो इस पावर को बाहर बेच भी सकते हैं। तो मोटा मोटा हमें यहाँ पे ये समझना है कि पावर जनरेशन जो है वो कहीं भी हो सकती है। स्टेट इंटरप्राइजेस के थ्रू हो सकती है, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू हो सकती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों तरीके से हो सकती है। तो ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट, यानी कि जो कंपनीज पावर बनाती हैं। अब हम आते हैं दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक पे, और दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक हमारा जो यहाँ पे होगा ये हो जाएंगी ट्रांसमिशन कंपनीज। ये वो कंपनीज होती हैं जिनको यहाँ मेजर हमने स्टडी नहीं करना है, बट पावर आपने बना दी प्लांट से। अब आपको एक ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए, यानी कि आप देखते हैं बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, हाई टेंशन वायर्स लगी होती हैं, उनके थ्रू पावर को मेजर लाइंस के थ्रू उनको ट्रांसमिट किया जाता है। ये अक्रॉस रीजन्स ट्रांसमिट करते हैं। ये एक एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये होती हैं हमारी ट्रांसमिशन कंपनीज। तीसरा जो इसमें प्लेयर होता है वो होता है आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब हमारे घरों तक जब बिजली आती है तो हम क्या डायरेक्ट टाटा पावर के साथ डील करते हैं? नहीं। हमारा बिल जो करती हैं कंपनीज वो कौन होती हैं? वो यूजुअली हमारी स्टेट कंपनीज होती हैं, जिनको हम बोलते हैं डिस्कॉम्स। ये वर्ड यूज किया जाता है। डिस्कॉम्स का मतलब होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये होती हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इससे कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करेगा, ये सिंपली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं और कुछ भी नहीं है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी देख ली। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या करती हैं कि घर घर तक ये मीटर लगाती हैं सबसे पहले। तो ये बल्क में पावर परचेज करती हैं, यानी आपका जो पावर का, अगर मैं मूवमेंट यहाँ बात करूँ, तो यहाँ से पावर गई ट्रांसमिशन कंपनीज के थ्रू, ये पावर ट्रांसमिट होते होते कहाँ पहुँच जाती है? ये पहुँच जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का आगे क्या काम होता है? ये कंपनीज जो हैं ये पावर को घर घर तक कंपनीज तक पहुंचाती हैं। तो आपका जो भी एड्रेस है, चाहे वो कंपनी का एड्रेस हो, चाहे वो आपका एक प्लांट का एड्रेस हो, चाहे आपके घर का एड्रेस हो, वहाँ जो आपका बिजली का बिल आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या कर रही है? पावर खरीद रही है कहाँ से? पावर जनरेशन कंपनी से। और फाइनली एक एक जो एंड यूज़र है वहाँ तक पहुँचा रही है। वो एंड यूज़र अब हमारे जैसे इंडिविजुअल लोग भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं जो बिल्डिंग्स में काम कर रही हैं, ऑफिसेज खोल के बैठी हैं, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल मॉडल होता है जिस तरह से पावर जो है प्लांट से आपके घर तक पहुंचती है। यहाँ पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये एक सिंपल सा मॉडल है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की साइट पे ही चलते हैं, वहाँ से ही मैं देख के बताता हूँ। तो अब एक चीज़ जो समझने की है ना पावर के बारे में, वो ये है कि पावर जब जनरेट करी जाती है तो उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। आपने घरों में देखा होगा, हम इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगती है। अगर आप पावर को स्टोर करना चाहते हो तो आपको बैटरी लगानी पड़ती है। अब जितनी पूरी कंट्री की डिमांड है, सप्लाई है, उसको किसी बैटरी में स्टोर नहीं किया जा सकता। यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसको साथ के साथ पावर को बनाया जाता है और उसको साथ के साथ कंज्यूम करना पड़ता है। अगर कंजम्पशन कम हो जाए तो पावर जो जनरेशन है उसको भी अकॉर्डिंगली कम करना पड़ता है। उसके तरीके होते हैं, पर अभी अभी के लिए आपको ये समझना है कि पावर को कहीं स्टोर नहीं किया जा सकता।
ऐसा नहीं है कि आप बिजली बना रहे हो और आपकी कंजम्पशन खत्म हो गई तो बना के आप स्टोर कहाँ करोगे, कहीं स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए पावर की जो एक्सचेंज है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर एक्सेस पावर जनरेट हो रही है तो उसको वेस्ट करना, उसको प्लांट को अंडर कैपेसिटी पे चलाना नुकसान का काम होता है। इसीलिए आईईएक्स का जो बिजनेस मॉडल है, जो पावर एक्सचेंजेस का इन जनरल बिजनेस मॉडल है, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी एक यूनिफाइड ग्रिड है पूरी कंट्री में, ताकि सपोज करो कि एक स्टेट में किसी हफ्ते में ज़्यादा बारिश हो गई और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ने ज़्यादा बिजली जनरेट कर दी, अब वो कंज्यूम तो कर नहीं पाएंगे ना, उनकी कंजम्पशन थोड़ी बढ़ जाएगी। बल्कि बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा हो जाएगा, वहाँ पे जो एसी वेसी चल रहे थे, जो हैवी ड्यूटी मशीन्स चल रही थी ठंडक के लिए, वो कम यूज़ होंगी, रेफ्रिजरेशन कम यूज़ होगा, सब अपना टेम्परेचर गिरा देंगे कि अब उतनी गर्मी नहीं है। पर आपकी जो पावर जनरेशन है वो तो बल्कि ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप उसको वेस्ट नहीं करोगे। आप ऐसी एनर्जी एक्सचेंज पे जैसे कि आईईएक्स है वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय या अपने प्लांट्स को अंडर यूटिलाइज करने की बजाय आप उस एनर्जी को बेचने की कोशिश करोगे, आप उस बिजली को बेचने की कोशिश करोगे। उससे आपको पैसा मिलेगा। वो पैसा आप कहाँ यूज़ कर सकते हो कि जब आपका सपोजिंग रेनफॉल कम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स नहीं पूरा जनरेट कर रहे, तो आपको बिजली बाहर से खरीदनी पड़ेगी, आपकी अपनी जनरेशन स्टेट की कम है। तो जब आपको बाहर से खरीदना है, आपको पे करना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? जो पहले आपने बिजली बेची थी, अब उसी पैसे से आप बिजली को खरीद सकते हो। तो एनर्जी एक्सचेंज जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत पैसा जो है स्टेट्स सेव कर सकते हैं, कंपनी सेव कर सकती हैं। पहली चीज़ ये बता देता हूँ कि प्री हिस्टोरिकली जब ये एक्सचेंजेस नहीं थी तो क्या हो रहा था। हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते थे दो पार्टीज के बीच में। यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट होगी, जैसे राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट होगी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गई कोई, वो डायरेक्ट जाके टाटा पावर से या जो भी उनकी नियर बाय पावर जनरेशन कंपनी से, उनसे जाके वो एक बायलेटरल यानी दो कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट हो जाता था। और ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते थे। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक के एग्रीमेंट्स होते थे। इन्हें परचेजिंग पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स कहा जाता है। तो उसमें क्या होता था कि वो पहले से डिसाइड कर लेते थे कि अगले 10 साल तक आप हमें बिजली प्रोवाइड करोगे और हम इस रेट पे आपसे खरीदेंगे। अब इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको ज़्यादा बिजली जनरेट कर रहे हो आप, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक बार जब बना लिया, आप एक्सेस बिजली कहाँ पे यूटिलाइज करोगे? तो आपको प्लांट्स को अंडर कैपेसिटी पे रन करना पड़ेगा, जो आपका नुकसान है। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब पूरा रिटर्न ही नहीं मिल रहा, पर आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अब आप वो बिजली कहाँ लेके जाओगे? कहीं लेके नहीं जा सकते। इसी तरह से अगर आपकी जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो बढ़ गई या घट गई, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी जो प्राइस है पावर की उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर लिया। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी तरफ से सोचिए कि अगर मार्केट में सस्ती पावर अवेलेबल है और उन्होंने 25 साल का एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपसे 10 रुपये पर यूनिट पे खरीदेंगे या 5 रुपये पर यूनिट पे खरीदेंगे, तो वो 25 साल तक 5 रुपये पर यूनिट पे खरीदते ही रहेंगे। अगर मार्केट में 4 रुपये भी अवेलेबल है, सस्ता मिल रहा है, तो वो मार्केट में सस्ते से नहीं खरीद सकते पावर को। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, जिस वजह से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या बाकी पावर एक्सचेंजेस जो हैं, इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपके पास किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, तो उसको खरीदा बेचा जा सकता है। और ये ज़रूरी क्यों है, नेसेसरी क्यों है, पहले इसको समझो कि कोई भी चीज़ जो है प्रोडक्ट ज़रूरी क्यों हो जाता है कि पावर को स्टोर नहीं किया जा सकता। पावर को स्टोर करना इम्पॉसिबल है। आप घर में भी जो पावर स्टोर करते हो तो उसमें कुछ किलोवाट की पावर आप स्टोर कर सकते हो कुछ घंटों के लिए, उतनी उसके लिए भी बहुत महंगी बैटरीज लगती हैं। तो सोचो, पूरे कंट्री की जो पावर जनरेशन है उसको कहीं स्टोर नहीं किया जा सकता। उसको या तो जनरेट करके कंज्यूम किया जा सकता है कि उसी वक्त इस्तेमाल कर लो, या फिर उसको खरीदा बेचा जा सकता है कि अगर हमारे स्टेट में, हमारी सिटी में कम ज़रूरत है तो हम दूसरे स्टेट को दे दें और उससे कमाई कर लें, और जब हमारी ज़रूरत होगी तो उसी पैसे को यूज़ करके हम दूसरी जगह से खरीद लें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब यहाँ देख सकते हो डिफरेंट रीजन्स डिफाइंड है, N1, N2, N3। तो ये नॉर्थ के रीजन्स को N दे दिया, ई के रीजन्स को ईस्ट दे दिया, वेस्ट के रीजन्स को W की नोटेशन दे दी, साउथ के रीजन्स को इन्होंने S की नोटेशन दे दी, और जो बिल्कुल ईस्ट में है उनको ए की नोटेशन दे दी इन्होंने। तो यहाँ 13 रीजन्स बनाए गए हैं। ये 13 रीजन्स क्या हैं, इनको बिडिंग जोन्स बोला जाता है। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि पावर की जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग में अलग होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा। तो पहली चीज़, यहाँ पे 13 रीजन्स बना दिए गए, और इन 13 रीजन्स में क्या किया जाता है कि हर रीजन से जो बेचना चाह रहे हैं पावर को और जो खरीदना चाह रहे हैं, यानी बिड्स और आस्क्स जो हैं, हर रीजन से वो इकट्ठी करी जाती है। यानी
जितनी भी कंपनीज बाय करना चाहती हैं या सेल करना चाहती हैं N1 रीजन से, तो N1 से उनको सबको कंबाइन करके बोला जाएगा भाई टोटल इतना बिड है, इतना सेल है इस रेट पे, ठीक है। और इतनी वॉल्यूम है, अब जो वॉल्यूम होता है स्टॉक मार्केट में ना, शेयर्स का वॉल्यूम, वो यहाँ पे बन जाता है कितने मेगावाट बिजली को बेचना चाह रहा है या खरीदना चाह रहा है। तो वो हर रीजन से जो बिड होती है बाय और जो सेल आस्क होती है प्राइस, वो डिटरमिन करी जाती है पहले। उसके बाद जैसे स्टॉक ट्रेडिंग रियल टाइम में हर सेकंड होती रहती है ना, यहाँ हर सेकंड नहीं होता। अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी एक और स्क्रीन दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या किया जाता है इस एक्सचेंज पे कि पूरे जो दिन के 24 घंटे हैं उनको 15-15 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो हर घंटे में 4 ब्लॉक्स हो गए, तो यानी टोटल एक दिन में 96 ब्लॉक्स होते हैं। और हर 15 मिनट के इस ब्लॉक में ये जो बिड्स और आस्क मैंने बताई, ये 13 के 13 रीजन से इकट्ठी करी जाती हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो आपको दिख रहे हैं 13 के 13 रीजन यहाँ मेंशन्ड हैं। और पहले 15 मिनट जो थे, यानी रात के 12 बजे से लेके सिर्फ 15 मिनट ऊपर तक जो टाइम था 17 जुलाई को, वहाँ पे A1 रीजन से, A2 रीजन से, A3 रीजन, जितने भी मतलब रीजन्स हैं, यहाँ से आपका जो बिड और आस्क है उसको इकट्ठा किया गया, और वहाँ पे किस प्राइस पे मैच हुई वो बिड्स और आस्क, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7029 ये जो प्राइस थी ये निकल के आई। तो यहाँ पे रियल टाइम नहीं होता, यहाँ 15 मिनट के इंटरवल में, जो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डेटा इज 15 मिनट टाइम ब्लॉक फॉर्मेट। इनके अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप उसी दिन के लिए बिजली खरीदना चाह रहे हो, कि आप अगले दिन के लिए बिजली खरीदना चाह रहे हो, या अगले 11 दिन के लिए बिजली खरीदना चाह रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी तक हिस्टोरिकली क्या होता था, कंपनीज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में घुसती थी। यहाँ आप शॉर्ट टर्म में कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद सकते हो। तो अगर आपके बारिश ज़्यादा हो गई, आपकी बिजली ज़्यादा जनरेट होगी, आप यहाँ पे आके शॉर्ट टर्म में उसको सेल कर सकते हो। और उसी वक्त सामने वाला कोई स्टेट होगा जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, जहाँ पे नहीं बिजली इनफ जनरेट हो रही, उनके पावर प्लांट में, जो लोकल पावर प्लांट है वहाँ कोई मेंटेनेंस चल रही है, तो वो यही बिजली को आपसे खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जो खरीदने और बेचने का काम है बिजली का, पावर का, वो यहाँ पे होता है। एक और चीज़ बता देता हूँ, ये टेक्निकल है पर आपको मतलब अगर समझना है समझो। अगर कोई कंपनी 100 मेगावाट पावर बेचती है और दूसरी कंपनी 100 मेगावाट पावर खरीदती है, सपोज करो टाटा पावर ने 100 मेगावाट पावर बेची, और यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट की किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 100 मेगावाट पावर खरीदी, तो ऐसा नहीं होता है कि बेचने वाला 100 मेगावाट बेचेगा और खरीदने वाला 100 मेगावाट खरीदेगा। उसका रीज़न क्या है कि पावर की ट्रांसमिशन जो है ये फिजिकल डिलीवरी है। यहाँ पे कोई ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही कि सिर्फ बुक्स में अमाउंट लिख दिया और ट्रांजैक्शन हो गई। एक्चुअली बिजली आपको भेजनी है ना, जनरेटिंग जहाँ पे जनरेशन हो रही है वहाँ प्लांट से आप जब बिजली एक्चुअली भेजोगे, तो बिजली की जो तारें होती हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, उनमें ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। यानी आप जो बिजली भेजते हो उसमें हीट की फॉर्म में कुछ ना कुछ लॉसेस ज़रूर रहते हैं, और उन लॉसेस के बाद बची हुई बिजली जो है वो कंजम्पशन के लिए एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो इन लॉसेस को हैंडल करने का भी तरीका बनाया गया है कि लॉसेस को एंटिसिपेट किया जाता है और रीजनल बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, जिसमें ये होता है कि जो सेलर है वो अपनी रीजनल बाउंड्री तक के लॉसेस, सपोजिंग 100 मेगावाट सेलर ने बेचनी थी और उसको पता है कि मेरी रीजनल, जो मेरा रीजन पड़ता है उसकी बाउंड्री तक मेरे 5 मेगावाट के लॉसेस हो जाते हैं, तो सेलर जो है वो 100 की जगह 105 मेगावाट सप्लाई करेगा, क्योंकि 5 मेगावाट के लॉसेस उसके अपने रीजन की बाउंड्री तक हो रहे हैं। इसी तरह से जो बायर है, बायर को ये पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है कि चाहे हमने ट्रेडिंग 100 मेगावाट की है, पर अब हमारे रीजन की बाउंड्री से हमारी कंपनी तक आने में, यानी हमारे पास बिजली पहुंचने तक, और हमारे को इसको आगे यूटिलाइज करने में हमारी साइड में भी लॉसेस होंगे, राइट। तो वहाँ पे उनको पता है कि सपोजिंग 4 मेगावाट के लॉसेस हमारी साइड होने वाले हैं, तो उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें 100 नहीं मिलेगा, हमें 96 मेगावाट की बिजली मिल पाएगी। तो ये टेक्निकल डिटेल्स हैं, इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, पर अगर आपको बिजनेस की समझ होती है ना, तो आप उनमें थोड़ी बहुत ही चीज़ों को समझ लेते हो कि आपको पता चल जाता है कि किसी कल कोई न्यूज़ आ जाती है उसका स्टॉक प्राइस पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हमने जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है उसको अच्छे से अब समझ लिया कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है। हमने ये भी समझ लिया कि कंपनी नेसेसरी क्यों है, बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता। तीसरा जो यहाँ फैक्टर इसकी फेवर में है कंपनी के, वो क्या है कि आज की डेट में, पहले क्या होता था ना, बड़ी बड़ी कंपनीज ही पावर बनाती थी। आजकल छोटी छोटी कंपनीज भी पावर बनाना चाह रही हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटी कंपनीज ने भी रिन्यूएबल पावर के प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए। रिन्यूएबल पावर के प्लांट्स का मतलब क्या है?
कोई जाता है वो 50-60 एकड़ ज़मीन खरीद लेता है और वहाँ पे वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर पैनल लगाना शुरू कर देता है। तो वहाँ से भी सिग्निफिकेंट पावर जनरेट होने लग जाती है, राइट? तो उनका बिजनेस मॉडल ये है कि हम सोलर पैनल लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पावर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे इस एनर्जी एक्सचेंज के होने की वजह से पहले क्या होता था कि बड़े अब किसी को स्टेट गवर्नमेंट से जाके अगर बात करनी है तो हर कोई तो जाके स्टेट गवर्नमेंट से बात नहीं करेगा ना कि आप हमसे बिजली खरीद लो। स्टेट गवर्नमेंट है वो हर छोटे मोटे कंपनी से क्यों डील करेगी। पर ये एक्सचेंज होने की वजह से अब क्या हो गया है कि कोई छोटा प्लेयर है जो सिर्फ समझ लो 20 मेगावाट 25 मेगावाट कम पावर जनरेट कर रहा है, वो भी अपना प्लांट सेटअप कर सकता है और वो जाके एनर्जी एक्सचेंज पे रजिस्टर करके अपना वहाँ पे पावर को सेल कर सकता है, तो वो बिजनेस में आ सकते हैं। तो ज़्यादा इंसेंटिवाइजेशन है कि छोटी कंपनीज भी पावर जनरेशन में आ सकती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं और यहाँ पे जो भी पावर वो जनरेट करेंगे उसको वो सेल कर सकते हैं। अभी जो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो 90-95% जो पावर जनरेशन है ना, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू दो पार्टीज के बीच में डायरेक्टली होता था। पर अब धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो एनर्जी एक्सचेंज की तरफ आ रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आप खुद समझ सकते हो ना, आपने किसी के साथ डील कर लिया कि अगले 25 साल 15 साल तक इसी प्राइस पे हम पावर खरीदेंगे, दोनों पार्टीज के लिए नुकसानदेह होता है। क्योंकि कभी अगर प्राइस बढ़ जाएगी रॉ मटेरियल्स की तो पावर जनरेशन कंपनी को लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो कमिटमेंट है, उनको तो हायर प्राइस पे रॉ मटेरियल खरीद के भी बेचना पड़ेगा, लॉसेस होंगे उनके। और अगर प्राइस बढ़ गई, प्राइस घट गई और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो तब भी हायर पे करे जा रही है क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लॉसेस रहते हैं। तो ये एक काफ़ी इनएफिशिएंट मॉडल होता है। अगर आप देखोगे ना, कोई भी पावर जनरेशन कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ये यूजली लॉसेस में चलते हैं और इसी वजह से चलते हैं कि पर अगले 10 साल 15 साल में क्या कीमतें रहने वाली हैं, क्या सही प्राइस होगी, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि पावर को लेके बहुत सेंसिटिविटी होती है, थोड़ा सा भी बिजली का दाम बढ़ जाता है ना तो पॉलिटिकल टर्मोइल मच जाता है, बहुत ज़्यादा हाहाकार मच जाती है और फिर गवर्नमेंट जो है वो फोर्सफुली सब्सिडी बोलती है कि सब्सिडी दो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इनएफिशिएंसी क्रिएट करती हैं मार्केट में। एक्सचेंज जो है वो एक आपको एफिशिएंट मैकेनिज्म देती है कि अगर ऑल ऑफ अ सडन आपको बिजली खरीदनी पड़ गई तो कोई आपको ना, जिसको कहते हैं ब्लैकमेल नहीं कर सकता कि क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम ही बिजली बना रहे हैं, यहाँ पे हम जो मुंह मांगी कीमत मांगेंगे आपको पे करना पड़ेगा, वैसा नहीं रहता। आप एक्सचेंज पे जाओगे, वहाँ बेचने वाले 100 लोग खड़े होंगे, 100 में से आप जिस जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप खरीद सकते हो। अब वो 100 लोग जो है वो अपने आप, जैसे ही एक सेलर की जगह 100 सेलर हो जाते हैं ना, तो कीमतें अपने आप नीचे गिर जाती हैं। क्यों कीमतें नीचे अपने आप गिर जाती हैं? बिकॉज़ उनको पता है अगर हम महँगा बेचेंगे तो हमारा माल बिकेगा ही नहीं। तो ये एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट करता है और ये बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को नहीं, ये मैंने जनरल पावर सेक्टर के बारे में बता दिया कि कोई भी कंपनी अगर एनर्जी एक्सचेंज में डील कर रही है पावर की, तो वो इस तरह से उसका बिज़नेस मॉडल रहता है और ये बिज़नेस मॉडल एसेंशियल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बस एक चीज़ और बता देता हूँ, उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स पे हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। और वो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को बतानी है वो ये कि यहाँ पे ये कंपनी जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स करके एक होते हैं, वो भी सेल करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो रेगुलेशन डालती है कि हर कंपनी जितनी भी पावर कंज्यूम कर रही है या जनरेट कर रही है, भैया आप 10% 20% रिन्यूएबल मीन्स से जनरेट करो, या आपकी जो कंजम्पशन है वो 10% आप रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूम करो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप उसका सर्टिफिकेट जाके खरीद सकते हो, राइट? तो उससे क्या होता है, जो आपका कोटा होता है जो गवर्नमेंट ने दिया है वो आप काइंड ऑफ पूरा कर लेते हो। तो वो होता क्या है कि वो पैसा आपने पे कर दिया, आपने खुद नहीं जनरेट करी पर आपने पैसा पे कर दिया, वो पैसा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए या सेटअप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप अपना सेटअप नहीं कर पा रहे, आप जाके इस एक्सचेंज से सर्टिफिकेट भी खरीद सकते हो। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। बेसिकली बिजनेस मॉडल मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दिया। मैंने आपको जो इनका ट्रेडिंग का तरीका है वो भी उनकी पूरी वेबसाइट से ही दिखा दिया, कोई ये डिस्कस करके नहीं समझाता है। और मैंने किस तरह से जो 13 बिडिंग रीजन्स बनाए गए हैं उनमें किस तरह से बिडिंग होती है, क्या पावर जो है एक्सचेंज किस तरह से बाय और सेल किया जाता है, वो मैंने पूरा आपको यहाँ बता दिया। अब हम आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं IEX को। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की कंपनी के अब फाइनेंशियल्स की तरफ जाते हैं। इससे पहले फटाफट मैं टेक्निकल्स में एक चीज़ बताना चाहता हूँ और वो ये कि आप देख सकते हो कि ये कंपनी ने हाई जो अपना यहाँ पे बनाया था, ये वीकली चार्ट है। तो इसने हाई जो अपना था तकरीबन 320 रुपये के आसपास बनाया है और इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है 124 रुपीज़ पे। यानी स्टॉक जो है तकरीबन 60% जो अपने हाई से नीचे गिर चुका है। तो इसका मेजर रीज़न क्या है? IEX जो था एज एन एक्सचेंज, इसके पास 95% ऑफ द मार्केट शेयर था। यानी जितनी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे थे, बिजली की खरीदारी बिकवारी हो रही थी,
वो इनकी ही एक्सचेंज से हो रही थी। 95% उनमें से इनकी एक्सचेंज पे हो रही थी। और 2 एक्सचेंजेस भी हैं, पर उन 2 एक्सचेंजेस पे जो वॉल्यूम था, ट्रेडिंग वॉल्यूम था, टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का परसेंटेज थी, वो मिला के 5% था, इनके पास 95% था। पीछे एक गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन आया, जो अभी एक ड्राफ्ट रेगुलेशन है, जिसमें ये लिखा गया है कि जो प्राइस डिस्कवरी है, प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है कि सारे बायर्स आ जाओ, सारे सेलर्स आ जाओ, तो इस वक्त किस प्राइस पे पावर को ट्रेड किया जा सकता है, उसे बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। तो उन्होंने ये बोला कि प्राइस डिस्कवरी अब सिर्फ आईईएक्स पे करने की बजाय सेंट्रलाइज की जाएगी, यानी कपलिंग कर दी जाएगी। तो सारी एक्सचेंजेस से बिड्स और आस्क्स को कलेक्ट किया जाएगा, और एक थर्ड पार्टी जो है वो बताएगी कि फाइनल बाय या सेल प्राइस क्या है। तो देखने में सबको क्या लगा कि जो आईईएक्स है ये एक एक्सचेंज की तरह काम कर रही थी, जैसे हमारी एनएससी और बीएससी है। अब ऑल ऑफ अ सडन एक्सचेंज वाला रोल किसी और को दे दिया जाएगा, यानी प्राइस डिस्कवरी का जो काम है, सारी बिड्स और आस्क्स को मैच करके जो मैचिंग है वो करने का काम तो कोई और करेगा। तो आईईएक्स का रोल क्या रह जाएगा? आईईएक्स काइंड ऑफ एक ब्रोकर बन जाएगा। आज अगर आप देखो, हमारे जो ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, एंजल, ये सब क्या करते हैं? ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस देते हैं कि हम अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकें, बाय और सेल के, हम अपनी बिड्स और आस्क प्रोवाइड कर अपनी सबमिट कर सकें, और फिर एक्सचेंज जो है वो मैच करती है उनको। एक्सचेंज बताती है कि किसका कितने पे बाय हुआ, कितने पे सेल हुआ। तो एक्सचेंज अलग पैसा बनाती है, ब्रोकर अलग पैसा बनाता है। तो मार्केट में जो इतना बड़ा इसका करेक्शन आया, ये इस वजह से आया कि सबको क्या लगा कि इनका एक्सचेंज का जो मोनोपोली वाला रोल है वो खत्म हो जाएगा, और ये एक ब्रोकर बन के रह जाएंगे, और ब्रोकर का बिजनेस तो चलेगा ही नहीं। तो ये मेन मैं दिखाना चाह रहा था कि प्राइस क्यों नीचे गिरा है। अब फटाफट फंडामेंटल्स देखते हैं, और फिर मैं इस बारे में बताऊंगा कि ये जो मेरी क्या थॉट प्रोसेस है, मेरा क्या ओपिनियन है कि ये जो लग रहा है सबको कि मोनोपोली इनकी नहीं रहेगी मार्केट में, वो सच में ऐसा होने वाला है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ देखो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है, इनका प्राइस जो है 125, ये मैसिव करेक्शन ले चुका है। और इसका स्टॉक पीई जो है, पहले 80 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो घट के अब 40 से नीचे आ चुका है। अब 40 का पीई क्या बहुत कम होता है? नहीं, कम नहीं होता। पर आपको यहाँ 2 कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि प्राइस टू अर्निंग हाई जो होता है वो ठीक होता है अगर कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ हो। तो यहाँ 2 तरह की ग्रोथ है इस कंपनी में जो होने वाली है। पहला, आप किसी भी सेक्टर को इंडिया में उठा के देख लो, धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे जैसे कंट्री और ज़्यादा डेवलप हो रही है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, वैसा हमारा वो सेक्टर बन जाता है। अगर बैंकिंग सेक्टर को लो, हमारे यहाँ बहुत छोटे 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 बैंक्स थे, अब धीरे धीरे वो मर्ज होके बड़े बन रहे हैं। और आप देखोगे कि अगले 15-20 साल में, ये मेरा अगेन पर्सनल एक जजमेंट है, कि अगले 15 साल 20 साल बाद आप देखोगे कि ये सारे छोटे छोटे बैंक्स जो है ना, ये मर्ज होके टोटल 5-7 बड़े बैंक्स बन जाएंगे, जैसे कि इस वक्त यूएस में। तो एनर्जी मामले में भी हम अब डेवलप हो रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में छोटी 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 बहुत सारी कंपनीज थी जो कि ऐसी बायलैटरल अग्रीमेंट्स कर रही थी। अब वो सारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, जो बायलैटरल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो शिफ्ट होकर मेजॉरिटी अब शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में चला गया। वहाँ लाइव ट्रेडिंग होती है पावर की। तो सेम मेरा मानना है कि हमारे पास इंडिया में भी होगा। इस वक्त गवर्नमेंट का कंट्रोल है, पर आप देखो कितनी सारी कंपनीज थी जिसमें गवर्नमेंट का पूरा रेगुलेशन, पूरा कंट्रोल रहता था, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने या तो डीरेगुलेट कर दिया, यानी उन्होंने फ्रीडम दे दी, कि उन्होंने गाइडलाइंस दे दी, पर प्राइवेट प्लेयर्स को बोला आप अपना मर्जी से काम करो, हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। या कई जगहों में उन्होंने पूरा तरह से प्राइवेटाइजेशन ही कर दिया। राइट, किसी ने सोचा था कभी कि जो हमारी बिल्कुल नॉन सरकारी कंपनीज थी, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, उन सेक्टर्स को ओपन कर दिया जाएगा कि वहाँ पे और प्राइवेट प्लेयर्स आके काम कर सकें। तो ये गवर्नमेंट का एक अप्रोच रहने वाला है। इससे कंपटीशन आता है और कंपनीज की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो एफिशिएंसी के अगेंस्ट कोई नहीं जाने वाला, ग्रोथ के अगेंस्ट कोई नहीं जाने वाला। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है ये, कि यहाँ पे आईईएक्स का जो ग्रोथ है वो 2 तरीके से होगा। नंबर 1, कि जो ओवरऑल ट्रेडिंग अभी हो रही है, आज की डेट में हो रही है, सिर्फ 6% होती है एक्सचेंजेस पे। 90-95% जो बाइंग और सेलिंग है पावर की, वो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 2 कंपनीज आपस में बैठती हैं, बायर और सेलर, और वो कह देती हैं कि अगले 10 साल तक हमारी ये प्राइस है। ये मॉडल चेंज होगा धीरे धीरे। जो 95% शेयर है 2 कंपनीज की डायरेक्ट बात करने का, वो ट्रांसफर होगा कि एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे। जब आपको बेटर प्राइस मिल रही है और आप जब चाहो खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो आप क्यों जाके एक प्राइवेट कंपनी के, एक डायरेक्ट कंपनी के साथ डील करोगे जहां आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रही। आपको मैं ये बोलूँ कि आपको कपड़ा खरीदना है और आप सिर्फ एक ही दुकान से जाके एक ही प्राइस पे अगले 10 साल तक लगातार खरीदोगे, वो बेहतर ऑप्शन है? या आपको मैं ये बोलूँ कि आपके पास 100 दुकानदार हैं, 100 में से आप किसी भी दुकान पे जाइए और हर रोज, हर 15 मिनट में आप जाके प्राइस चेक कीजिए,
जहाँ आपको जिस दुकान पे जो प्राइस अच्छी लगती है वहाँ पे आप खरीदे बेचिए, तो आप कहाँ पे डील करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो बिजनेस है, एक इस वजह से ग्रो करना चाहिए। दूसरा इसकी ग्रोथ क्या होगी कि इंडिया में पावर कंजम्पशन कंजम्पशन अभी कुछ भी नहीं है। आप ग्लोबल पावर कंजम्पशन देखो कि पर कैपिटा पावर कंजम्पशन फॉरेन कंट्रीज में कितनी है और उसके अगेंस्ट इंडिया में कितनी है। इंडिया में अभी न्यूक्लियर पावर जनरेशन ना बराबर है। हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक टोटल टैपिंग है, यानी जितनी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, जितना हमारे यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक टैपिंग करी जा सकती है वो अभी कुछ भी नहीं किया गया है। अभी घरों में मुश्किल से पंखे लगे हैं, एसीज तो हैं ही नहीं कहीं पे। आप सोच के देखो कि जब इंडिया अमेरिका की डेवलपमेंट तक पहुंचता है और हमारी पॉपुलेशन का साइज उसमें डाल के देखो, हमारी कंट्री का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका साइज आप डाल के देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, ये सारी की सारी चीज़ें जब इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली आ जाएंगी, जब हम उस मोड में, उस डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच जाएंगे 15 से 20 साल में, तो जो सिर्फ ये छोड़ो कि 95% और 6% को छोड़ो, ये सोचो कि ओवरऑल ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा, ओवरऑल जो बिजली की कंजम्पशन है वो यहाँ से 10 से 20 गुना होने की अभी कैपेसिटी रखती है। यानी ओवरऑल पावर कंजम्पशन इंडिया में इंक्रीज होनी है, और वो पावर कंजम्पशन की जो ट्रेडिंग है, जो परसेंटेज ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पे होगी, वो भी बढ़ना है। तो ये दोनों चीज़ें बढ़ने वाली हैं, और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो हमेशा रहेगा। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, कितने ब्रोकर्स आज आ चुके हैं? एंजल ब्रोकिंग एक बहुत पुराना ब्रोकर है, बहुत पहले ये आके एस्टेब्लिश हो चुके थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बहुत पुराना ब्रोकर है। क्या इनके बिजनेसेस बंद हो गए? इनके ओपन होने के बाद कम से कम 50 नए ब्रोकर्स आ चुके होंगे, मे बी 100 नए ब्रोकर्स आ चुके होंगे। उनमें से कोई भी इनका मार्केट शेयर ले पाया क्या? कोई भी इनका मार्केट शेयर नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो अच्छा एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है एंड ट्रेडर को, वो प्लेटफॉर्म अच्छा करता है। और आपको समझना पड़ेगा कि अभी तो ये एक हाइपोथेटिकल केस है कि जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट पेपर दिया है, जो रेगुलेटरी बॉडी से ड्राफ्ट पेपर आया है कि यहाँ पे कपलिंग कर दी जाएगी और ये सब कुछ कर दिया जाएगा। आपको समझना ये है कि अगर कपलिंग कर भी दी जाती है, सपोज करो इनका एक्सचेंज का रोल खत्म हो जाता है, एक्सचेंज का काम कोई थर्ड पार्टी कर रही है, वो थर्ड पार्टी कौन होगी? मेरी नज़र में इनसे बेहतर कपलिंग का काम कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब 95% वॉल्यूम इन्हीं के एक्सचेंज के थ्रू आ रहा है, तो कपलिंग का काम इनको ही दिया जाए शायद, और वो प्रॉफिट भी इनको ही मिले। अगर थर्ड पार्टी को भी देते हैं तो बाकी पावर एक्सचेंजेस की तरह ये भी एक प्लेयर बन जाएंगी जिनके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, और जो प्रॉफिट बाकी पावर एक्सचेंजेस कमा रही हैं वैसे ये भी कमाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं ना। जो एक मतलब न्यूज़ है वो ये कि एक्सचेंज का काम कर रही थी अभी तक, ये ब्रोकर का काम करने लग जाएंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप मुझे बताओ, अगर एनएससी और बीएससी पैसा बनाते हैं तो क्या ब्रोकिंग कंपनीज पैसा नहीं बनाती? एंजल ब्रोकिंग क्या पैसा नहीं बना रही? या आपका जीरोधा जो है पैसा नहीं बना रहे? तो ब्रोकर का काम हो चाहे एक्सचेंज का काम हो, आज की डेट में यस, ये ब्रोकर और एक्सचेंज दोनों का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के सिस्टम से आप लॉग इन करके ट्रेडिंग करते हो, तो ये ब्रोकर भी हो गए, और इन्हीं के सिस्टम पे प्राइस मैचिंग भी होती है, तो ये एक्सचेंज भी हो गए। तो ये बात मानने की है कि आज इनको दोनों बिजनेसेस का फायदा है। पर क्या अगर कल को एक बिजनेस इनका बंद हो जाता है, कि एक्सचेंज का काम मान लो कि इनके से हट जाता है, ये सिर्फ ब्रोकर रह जाते हैं पावर ट्रांसमिशन की ट्रेडिंग के लिए, तो क्या ब्रोकर्स पैसा नहीं बनाते? ब्रोकर्स पैसा बनाते हैं, और उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। 95% लोग जो हैं वो इनके यहाँ पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। हाँ, इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू था। मतलब सोचो कोई कंपनी 3 गुना पे ट्रेड कर रही थी, आज आपको 1/3 प्राइस पे मिल रही है, तो ये मेरे हिसाब से इसकी एक फेयर वैल्यू बन जाती है। अब आते हैं इनके डेट पे। कर्जा कंपनी के पास कोई नहीं है, और इनको कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो वेल सेट है। इनकी जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी वेबसाइट्स, इनका जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे बने पड़े हैं। तो इनको सिर्फ अपनी ऑपरेशंस को ड्राइव करना है। तो जब कोई नई कंपनी इस एरिया में आती है तो पहले उनको अपना सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, उनको लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ती हैं। उनको कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट होती है। इनको सबसे बड़ा एडवांटेज जानते हो आप क्या है? इनको किसी को इंसेंटिवाइज करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब इन्होंने स्टार्ट किया तो और कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था। जब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था तो सारे के सारे प्लेयर्स अपने आप आ गए। आप किसी भी कंपनी पे आज चले जाओ, वो शुरू के सालों में मैसिव लॉसेस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हैवी डिस्काउंट्स देते हैं ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर सकें। ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली। सारी की सारी पावर जनरेशन कंपनीज, सारी की सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो इनके एक्सचेंज पे ऑलरेडी आके ट्रेड करती हैं। पर इनको उन कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए कुछ कॉस्ट ही बेयर नहीं करनी पड़ी। अब जो सामने वाला अगर कोई कॉम्पिटिशन वाली कंपनी आती भी है, उसको कितना इंसेंटिव देना पड़ेगा, उनको कितने चार्जेस अपने गिराने पड़ेंगे
ताकि यहाँ से कस्टमर जो है छोड़ के वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेड करना शुरू करे। तो इनको बहुत तगड़ा एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर इनको एडवांटेज है। ओवरऑल मार्केट ने ग्रो करना है, जो परसेंटेज एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेडिंग हो रही है उसने ग्रो करना है। तो बिजनेस मॉडल जो है इनका हिट ज़रूर ले सकता है, और ये सब तब है जो अभी ड्राफ्ट पेपर आया है वो कल को एक पॉलिसी बन जाए। पहले तो वो कब बनेगा कब नहीं बनेगा किसी को नहीं पता है, ऊपर से वो बनेगा भी कि नहीं वो किसी को नहीं पता, राइट। कल को गवर्नमेंट कहे ये ड्राफ्ट पेपर हम रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, या कपलिंग का जो काम है वो इनको ही दे दिया जाता है फिर। तो इस वक्त ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मेरी नज़र में इसलिए है क्योंकि यहाँ रिस्क भी है, यहाँ पे रिवॉर्ड भी है, पर रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक मिटिगेट हो चुका है, फॉर द सिंपल रीज़न कि शेयर प्राइस 60% नीचे गिर गया। आप खुद सोचो ना, जो रिस्क था मार्केट ने पहले ही फैक्टर इन कर दिया, उन्होंने 320 के शेयर को उठा के नीचे 120 पे लाके खड़ा कर दिया। तो जो रिस्क था वो ऑलरेडी यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है काफ़ी हद तक, बिकॉज इसकी प्राइसिंग निकल गई है। और अगर यहाँ पे बिना एक जीरो डेट कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 11,000 करोड़ में पूरी कंपनी को खरीद रहे हो। उसके अलावा अब हम आते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसकी P&L स्टेटमेंट को, कि लास्ट ईयर दोनों सालों में इन्होंने तकरीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, और ये न्यूज़ आज तो आई नहीं है, ये पहले से आ रखी है, मार्केट में ये आइडिया था कि इनको ये हिट पड़ सकती है, तो फिर भी कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो यानी जिसने पावर बेचनी या खरीदनी है उसको ये थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि मेरे को जो है कल IEX जो है वो कपलिंग का काम करेगी कि नहीं करेगी। वो तो इनके प्लेटफॉर्म पे आएंगे और वहाँ पे वो पावर को खरीदेंगे बेचेंगे। और पावर में ना जो इनकी फीस होती है, जो ये लाइसेंसेस के थ्रू लेते हैं, वो वन टाइम फीस होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती। ये कमाई इनकी कहाँ होती है कि ये पर मेगावाट जो बेचना और खरीदना होता है उस पे ये आई थिंक इस वक्त 15 रुपीज़ चार्ज करते हैं, 15 के 20 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं, मेरे को ठीक से फिगर याद नहीं है। इनकी जो एनुअल प्रेजेंटेशन है उसमें आपको मिल जाएगा। अगर ये पर मेगावाट ट्रेडिंग पे 15 रुपये कमा रहे हैं या 20 रुपये कमा रहे हैं, तो आप सोचो जैसे जैसे मैंने जो बताया इंडिया में पावर कंजम्पशन बढ़ेगी, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। जब वो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, और सेकंड रीजन ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने का मैं बता चुका हूँ कि जो ट्रेडिंग आज डायरेक्ट कंपनी सामने आमने सामने बैठ के कर रही है, जब वो इस एक्सचेंज से ट्रेडिंग होगी तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, और इनके जो चार्जेस हैं वो पर मेगावाट है। तो आज अगर टोटल 1000 मेगावाट की सेल और परचेज होती है एक दिन में, तो ये 20,000 रुपये कमा रहे हैं, 20 रुपये पर मेगावाट के हिसाब से। मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। अगर कल को ये 10 गुना हो जाए कि 10,000 यूनिट सेल हो रहे हो, तो ये एक दिन का 2 लाख रुपए कमाएंगे। यानी ये प्रॉफिट जो है, जैसे जैसे इंडिया की पावर कंजम्पशन बढ़ेगी, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ पावर ट्रेडिंग जो एक्सचेंजेस पे हो रही है वो बढ़ेगी, ये बढ़ता जाएगा। और क्या इसमें इसका कॉस्ट बढ़ने वाला है? इनका कॉस्ट बढ़ने वाला है? इनका कॉस्ट नहीं बढ़ने वाला। इनका तो प्लेटफॉर्म वही का वही है, सिर्फ वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे। जहाँ पे 20 मेगावाट का ट्रांजैक्शन होता था, 2000 मेगावाट का ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सिर्फ वॉल्यूम्स बढ़ने वाले हैं, कॉस्ट इनका कुछ भी नहीं बढ़ने वाला। प्लेटफॉर्म इन्होंने वेल सेट कर लिया है, सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इनके प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम में ये मोनोपोली थी, एक टाइम में इनका कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो किसी के पास चॉइस ही नहीं थी कहीं और जाने की। ये ऐसी बात होगी ना कि शुरू में सिर्फ एक ही बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उनके पास ही सबने अपने अकाउंट खोल रखे थे। आज नए अकाउंट खुले ना खुले, जो उस जमाने के अकाउंट्स खुले हुए हैं, और उन्होंने अपने आगे बच्चों को क्या गाइड किया हुआ कि यार यहीं पे जाके करो। तो जिन कंपनीज की ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं, कल वो और पावर प्लांट्स लगाते हैं और नई कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनीज को वो कहाँ लाएंगे ट्रेडिंग के लिए? वो भी इन्हीं प्लेटफॉर्म पे, इसी के प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस मॉडल में एक हिट आ सकती है। एक्सचेंज और ब्रोकर दोनों का काम कर रहे हैं, कल हो सकता है एक्सचेंज का रोल इनका खत्म हो जाए, या किसी और को मिल जाए, या हो सकता है इनको मिल जाए, हमें नहीं पता। पर एज अ ब्रोकर, ब्रोकर्स भी तो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक जो अच्छा ग्राउंड अपना है वो सेट कर लिया है। प्राइस ने एक मैसिव करेक्शन हमें दिखा दिया है। बिजनेस मॉडल उतना शायद अच्छा नहीं रहा, पर ये मैं कहूँगा एक अनसर्टेनिटी है। अभी सर्टेनिटी से तो कोई नहीं है कह सकता ना कि डीकपलिंग होगी और इनका एक्सचेंज का रोल खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ ब्रोकर बन के रह जाएंगे। जब वो होगा तब देखेंगे, पर आज ये कंपनी इसी वक्त इस प्रॉफिट पे फेयरली वैल्यूड है। और अगर ये कंपनी इस वक्त इस प्रॉफिट पे फेयरली वैल्यूड है, और अगले ये रेगुलेशंस ऐसे होते हैं कि अगर ये प्रैक्टिस में भी लाते हैं तो 1-2 साल लग जाते हैं इनको प्रैक्टिस में लाने में। तो अगले 1-2 साल तक तो इतने प्रॉफिट्स जो हैं 300 करोड़ के आसपास के, वो इनके होने वाले हैं। वो प्रॉफिट्स तो कहीं नहीं जाने वाले। पावर की ट्रेडिंग बढ़ने ही वाली है हर साल, कम तो नहीं होने वाली। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, एंड गिवन द फैक्ट कि इस वक्त प्राइस इतना नीचे आ चुका है, यहाँ पे मुझे जो रिस्क है और जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड मुझे ज़्यादा लगता है और रिस्क मुझे यहाँ पे कम लगता है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है इसकी वैल्यूएशन, कंपनी को वैल्यूएशन को समझने के लिए।
वो ये है कि कंपनी एनर्जी एक्सचेंज के बिजनेस में तो है ही है, साथ में अगर हम यहाँ पे इसको बाकी बिजनेसेस को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने एक गैस एक्सचेंज जो है वो भी इन्होंने स्टार्ट की है 2020 में। और यहाँ पे गैस की जो ट्रेडिंग है वो की जा रही है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना एडवांस्ड मतलब इनका थॉट प्रोसेस है कि जो ट्रेडिंग गैस में है, और इनकी एक और है जो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, पर वो कार्बन क्रेडिट्स में इनकी ट्रेडिंग है, वो मैं आपको इनकी वेबसाइट से दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये चीज़ जो थी देखिए यहाँ पे इंडियन गैस एक्सचेंज और इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज। तो क्विकली हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। गैस एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन तो हमें screener.in पे दिख गई थी, पर जो दूसरे वाली एक्सचेंज है उसकी हमें नहीं दिख रही थी। तो अब यहाँ पे हम फटाफट से स्क्रॉल करके देखते हैं, ये इन्हीं का प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट होता है इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में। फर्स्ट नेचुरल गैस की ये ट्रेडिंग एक्सचेंज है यहाँ पे, और IGX का यहाँ पे ये हाईलाइट है, इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह सब कुछ दिया है, और इन्होंने अपना गैस इंडेक्स भी निकाला हुआ है यहाँ पे। और ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता रहे हैं कि गैस एक्सचेंज जो जो इनका बिल्कुल ही अलग बिजनेस है उसमें कैसे। और ये देखिए, ये है इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज, जो इनकी पूरी तरह से सब्सिडरी है, और यहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं उनको लेके ट्रेडिंग की जा सकती है। तो मतलब आप इस कंपनी के बारे में समझ सकते हैं कि काफ़ी एडवांस्ड है ये कंपनी। जो ट्रेडिंग नॉर्मल इंडिया में इस वक्त नहीं हो रही है, जो यूरोपियन और वेस्टर्न मार्केट्स में बेसिकली होती है, उसको इन्होंने ऑलरेडी इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया है। और ये हर चीज़ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको रहेगा, चाहे वो एनर्जी एक्सचेंज हो, चाहे वो कार्बन एक्सचेंज हो, चाहे वो गैस एक्सचेंज हो। एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि कभी भी अगर आपको कोई स्टॉक अच्छी कीमत पे खरीदना है ना, तो वो गुड न्यूज़ के साथ आपको नहीं मिल सकता है। जब किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है मार्केट में, तो मार्केट उसको फैक्टर इन करके पहले ही स्टॉक को 100 के पीई पे पहुंचा देगी ना। ये मोनोपोली का स्टॉक था, 100 पे ट्रेड करता था, 80 के पीई पे ट्रेड करता था, ये 40 के नीचे आज अवेलेबल ही क्यों है? ये अवेलेबल ही इसलिए है क्योंकि इसके बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आई है। अगर ये नेगेटिव न्यूज़ ना आती तो आप बताओ ये स्टॉक नीचे कभी आएगा ही क्यों? आप कोई भी मोनोपोली स्टॉक ले लो, जो मोनोपोलीज नहीं भी हैं, एशियन पेंट्स ले लो, मार्केट लीडर है। आप टाटा मोटर्स ले लो, इनका कभी पी नीचे आता है क्या? इनका कभी पी नीचे नहीं आता, जबकि ये सिर्फ मोनोपोलीज नहीं है। ये कंपनीज जो हैं ये अपने सेक्टर्स में लीडर्स ज़रूर हैं, मोनोपोलीज नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉक का पी इतना नीचे आ गया, नीचे आने का जो प्राइमरी रीज़न है वो ये नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। कल ये स्टॉक देखते देखते 200-250 तक चला जाएगा और ये अपना ऑपरेशंस कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ से बड़ी हद होगा तो नुकसान कितना हो सकता है? 120 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए शायद 80 तक चला जाए, शायद 100 तक चला जाए। पर ये प्रॉफिट अगर 300 करोड़ का आता रहेगा, तो उस 300 करोड़ के प्रॉफिट, 400 करोड़ के प्रॉफिट जो नॉर्मल ग्रोथ है, एज अ ब्रोकर ग्रोथ है, वो भी उस प्राइस को 1-2 साल में जस्टिफाई करेगा। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो काफ़ी कम है, रिवॉर्ड मेरी नज़र में ज़्यादा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो अब हमने यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स भी अंडरस्टैंड कर लिए। जीरो डेट कंपनी है, रिजर्व्स देखिए कितने मज़े से इन्होंने ईयर ऑन ईयर बढ़ाई। और अभी तो जो ये रेगुलेशन को लेके सारा क्रैश हुआ है प्राइस में, वो अभी एक्टिव भी नहीं हुई है। अभी वो रूल बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा, वो तो कोई क्लैरिटी नहीं है। जब वो क्लैरिटी आएगी उस वक्त देखेंगे ना। मार्केट ने पहले ही पैनिक में आके इसको जो है डिस्काउंट कर दिया और इतना इसको अंडर वैल्यू कर दिया, मतलब ऑलरेडी इसका प्राइस इतना नीचे कर दिया। तो अब चलते हैं इसके टेक्निकल पैटर्न की तरफ। तो टेक्निकल में यहाँ पे देखने को कुछ भी नहीं है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक कहाँ तक गया था और कितना नीचे आके ये ट्रेड कर रहा है। और ये सारा उस न्यूज़ की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ है, जो कि काफ़ी टाइम से सबको पता ही था कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। और मैं यहाँ पे अगर एक ओवरव्यू लेके चलूँ, तो मुझे शायद ये क्लैरिटी नहीं है, किसी को भी क्लैरिटी नहीं है कि ये ब्रोकर का रोल जो होगा इनका, या एक्सचेंज का रोल रहेगा, या दोनों का रोल रहेगा। बट एक चीज़ की मुझे बहुत क्लियर क्लैरिटी है कि इनको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है। दूसरा, इन्होंने एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म और अपना एक अच्छी साख जो है इस्टेब्लिश कर ली है। तीसरा, अगर ये सिर्फ ब्रोकर का काम भी करते हैं तो ब्रोकर्स भी प्रॉफिटेबल होते हैं। और फोर्थ, कि इंडियन एनर्जी जो पावर की कंजम्पशन है और पावर का जो ट्रेडिंग है, वो वॉल्यूम्स अभी बिल्कुल ही कम है। मैसिव मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो उतनी बड़ी अगर एक पाई का इन्हें एक छोटा सा हिस्सा भी मिल जाता है ना, तो भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो इस वजह से मैं इस स्टॉक को लेके पॉजिटिव हूँ। स्पेशली जो ये प्राइस पॉइंट है, इस पे मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि यहाँ से स्टॉक अगर नीचे चला जाता है, 100 रुपीज़ पे ट्रेड करने लग जाता है, 90 रुपीज़ पे ट्रेड करने लग जाता है, तो मुझे उतनी चिंता नहीं रहेगी। मुझे पता रहेगा कि ये थोड़े टाइम की बात है, 1-2 साल में ये वापस ऊपर आ जाएगा। पर अगर यहाँ से ये ऊपर रॉकेट की तरह चला गया,
वापस 200-300 के लेवल पे पहुंच गया, तो वो वहाँ से फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी ऐसी 120-125 रुपीज़ के अराउंड मिलेगी कि नहीं, वो मुझे सीरियस डाउट है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्लॉक जो है खरीद लिया है शेयर्स का। अगर ये यहाँ से दोबारा नीचे जाता है, सपोजिंग 80-90 रुपीज़ तक जाता है ये, तो वहाँ मैं एक सेकंड ब्लॉक ले लूँगा ताकि मेरी कॉस्ट की थोड़ी एवरेजिंग हो जाएगी। उससे नीचे 80 रुपीज़ से नीचे आई डोंट सी कि ये स्टॉक उससे नीचे जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से अपनी फेयर वैल्यू पे अब ट्रेड कर रहा है और इसमें बहुत नेगेटिव जो न्यूज़ है वो डिस्काउंट कर दी गई है। अब थोड़ी-सी भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है ना कि इसके वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, इसका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता है, या ये जो रेगुलेशन है इसके बारे में होता है कि रेगुलेशन नहीं इम्प्लीमेंट होने वाली या इस तरह से इम्प्लीमेंट होगी जो इनको बेनिफिशियल होगा, ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी। मतलब सारी जो नेगेटिविटी आप घुसा सकते थे स्टॉक में, वो यहाँ ऐड कर दी गई है और वो प्राइस में फैक्टर इन हो गई है। यहाँ से एक स्टेप नीचे जा सकता है, जो मैंने बोला 80 तक मैं मान के बैठा हूँ कि शायद चला जाए, क्योंकि शायद ऐसी कोई चीज़ होगी जो मैंने फैक्टर इन अभी तक नहीं की है। पर उसके बियॉन्ड और जितना नेगेटिव न्यूज़ था वो मेजर यहाँ पे फैक्टर इन हो चुका है। तो अब कोई भी थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो वो एक अच्छा खासा ट्रिगर की तरह एक्ट करेगी जो इस प्राइस को ऊपर लेके जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा गया ये वीडियो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इसको मैं डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप ट्रेडिंग, अगर यही कोई मैं एंजल ब्रोकिंग या किसी ट्रेडिंग ब्रोकर का बात कर रहा होता, स्टॉक ब्रोकर की बात कर रहा होता, तो आप शेयर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आपको खुद ही समझ होता है, उतना समझाना नहीं पड़ता। पर एनर्जी ट्रेडिंग जो है हर कोई नहीं करता, हर किसी को समझ नहीं होती इस चीज़ की, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके यहाँ समझाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो भी इंस्टाग्राम ग्रुप्स, जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं कीजिए। मेरे को हेल्प चाहिए आपकी चैनल को प्रमोट करने में, मेरी बहुत एफर्ट लगती है इस सबको कंटेंट को क्रिएट करने में। ये मेरा दिनों का एनालिसिस होता है, कई बार वीक्स का एनालिसिस होता है, जो मैं आपके साथ हाफ एन आवर 40 मिनट्स में शेयर कर देता हूँ। पर मेरे को इसको समझने में, ये सारी चीज़ को हाईलाइट करने में कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेरे को बहुत एफर्ट लगती है, बहुत टाइम लगता है। और अगर आप मेरे को चैनल ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं और आपके कमेंट्स जो आते हैं ना, थोड़ा-सा जो एक मेरे को फीलिंग आ जाती है कि किसी को मेरे कंटेंट ने हेल्प किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। तो अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगेन मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही बाय या सेल कीजिएगा और अपना जो सारे रिस्क्स हैं उनको अंडरस्टैंड करके ट्रेड कीजिएगा। यहाँ मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने अपना इन्फॉर्मेशन, जो मेरा एनालिसिस था, मैंने आपके साथ शेयर करा है, बाकी आपका डिसीजन है। और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को, अगर आपके कोई भी डाउट्स इसमें, मतलब इस टॉपिक पे रह गए हैं, तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आंसर करूँगा। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।